नमस्कार स्टूडेंट, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। हमने दिष्टकारी तीनों पढ़ लिए, अर्ध तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी और सेतु दिष्टकारी। सेतु दिष्टकारी फिलहाल सिलेबस में नहीं है, कभी रहता है कभी नहीं, है ना। और एक समकारी फिल्टर। डायोड लगभग एंड होने जा रहा है। अब हमें डायोड में लास्ट में डायोड के प्रकार पढ़ने हैं, ठीक है साहब। तो आज के लेक्चर में डायोड के प्रकार हम लेंगे। अब देखते हैं कितने हो जाएंगे, ठीक है साहब। टाइप्स ऑफ डायोड। तो आज का टॉपिक हमारा डायोड के प्रकार रहेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब वैसे तो मैं आपको बताऊं कि डायोड के प्रकार में अपने को 4 पढ़ना है। 4 में जेनर डायोड पढ़ना है, फिर अपने को प्रकाश उत्सर्जक डायोड पढ़ना है, उसके बाद फिर प्रकाशीय डायोड यानी फोटो डायोड पढ़ना है, और लास्ट में सोर्स सेल पढ़ना है, ठीक है। इन चारों में अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जेनर डायोड सबसे महत्वपूर्ण है। हम जो भी डायोड पढ़ेंगे, अब इसके पढ़ने की प्रक्रिया क्या रहेगी, तो मोटे तौर पर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोलता हूँ, बेसिक के हिसाब से भी। पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझा दें बात को। एक तो डायोड का सिंबल क्या है वो आपको दिखाना चाहिए। एक ये जरूर आपको बताना होगा कि डायोड कौन से बायस पे वर्क करेगा, यानी वो फॉरवर्ड बायस में काम आएगा या रिवर्स बायस में काम आएगा, है ना। और एक उसका मैकेनिज्म क्या है, तो मोटे तौर पर हमें ये बताना है। अब एक बात और है, उपयोग अगर आपसे पूछे तो बताइए, नहीं पूछता तो बस आप डायोड बता के डायोड का सिंबल बता दीजिए, कौन से बायस में उसका क्या मैकेनिज्म है, बस वो बता के खत्म करो। क्लियर। उपयोग पूछे तो बताओ, वरना फालतू में उपयोग बताने में टाइम वेस्ट मत ही करो। या यूं समझो कि जब आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो उसका वेटेज देख लो, अंक भार क्या है। अंक भार के आधार पर भी आप डिसीजन ले सकते हो कि साहब आपको उसमें कितना कंटेंट फुलफिल करना है, ठीक है साहब। इनमें सबसे सीधा जेनर डायोड ही लगेगा आपको। तो सबसे पहले मैं सबसे इंपॉर्टेंट जेनर डायोड पढ़ा देता हूं। जेनर डायोड के बारे में जेनर भंजन के समय बहुत कुछ मैंने वैसे ही बता दिया, लेकिन यहां भी मैं उसको रिपीट करूंगा, ठीक है साहब। पहले साहब इसका संकेत चिन्ह बना देता हूं। इसका संकेत ये इससे Z लिख देते हैं, है ना। अब इसमें विवाद नहीं है, इसमें ऐसे बना दो या आप ऐसे बना दो, वो कोई महत्व नहीं रखता। तो Z को ऐसे बना देता है, दोनों ही मान्य। ऐसा मैंने आज तक नहीं पढ़ा कि साहब ये मान्य है वो नहीं है। ये वही P का काम कर ही रहा है, ये Z जैसा लिख रहा है, ये इनका काम कर रहा है। तो ये तो इसका संकेत चिन्ह है, मतलब सामान्य डायोड के संकेत चिन्ह से भिन्न संकेत चिन्ह है जेनर डायोड का। तो एक काम तो आपको ये करना रहता है कि साहब आप सबसे पहले संकेत चिन्ह बता दो। अब इसकी मैकेनिज्म कौन से बायस में काम करेगा, तो सब उत्क्रम बायस में, बिल्कुल साफ है ना। उत्क्रम बायस में, भंजन प्रभाग में, मतलब उत्क्रम बायस में भी सामान्य वाली बात नहीं है भाई। रिवर्स बायस में भंजन प्रभागी इसको के लिए काम का है, भंजन प्रभाग से पहले इसका कोई यूज नहीं है। तो बिल्कुल साफ कह रहे हैं। उत्क्रम बायस में, भंजन प्रभाग में यानी ब्रेकडाउन रीजन में, सिलिकॉन द्वारा बनाए गए विशेष प्रकार के डायोड को जेनर डायोड कहते हैं। तो सब ये क्लियर कर दिया
क्या आप इससे किसमें काम में लेंगे? उत्क्रम बायस में, भंजन प्रभाग में, भंजन प्रभाग में। तो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है ना। तो सब उत्क्रम बायस में, भंजन प्रभाग में कार्य के लिए या कार्य करने के लिए सिलिकॉन द्वारा बनाए गए विशेष प्रकार के डायोड को जेनर डायोड कहते हैं। क्लियर है ना। अब सब भंजन वोल्टता, जिसको यहां पर अपन जेनर वोल्टता कहेंगे, है ना, जेनर वोल्टता। तो सब रिवर्स बायस में जो भंजन वोल्टता होती है, जिस पर ब्रेकडाउन होगा, जेनर डायोड में उसे जेनर वोल्टता कहते हैं, है ना। जेनर वोल्टता का मान डोपिंग की मात्रा पर निर्भर करता है साहब। तो ये जो चीज है ये किस पर डिपेंड करती है? डोपिंग की मात्रा पर। इसका मतलब डोपिंग की मात्रा को नियंत्रित करके कम ज्यादा हम 1 वोल्ट जेनर वोल्टता से या भंजन वोल्टता से कई सौ वोल्ट जेनर वोल्टता या भंजन वोल्टता वाले जेनर डायोड तैयार कर सकते हैं। तो जेनर वोल्टता, जिसे ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं, वह इस बात पर निर्भर करता है कि सब डोपिंग की मात्रा कितनी है। इसको सब बड़ा इफेक्टिव दिखाने के लिए आप चाहें तो रिवर्स बायस का आप ग्राफ दिखा दें, और रिवर्स बायस के ग्राफ में ज्यादा कुछ नहीं दिखाएं, बस रिवर्स बायस के ग्राफ के साथ आप भंजन प्रभाग दिखा दें। तो ये V रिवर्स वोल्ट में, ये I रिवर्स माइक्रो एम्पियर में, है ना। अब आप देखो कैसे फोकस करते हैं ना चीज को। ये सब, ये तो वो सामान्य, इसको फोकस करने की जरूरत ही नहीं। अपने को जिससे मतलब है उसको फोकस करते हैं अपन। ये देखो अपन भंजन प्रभाग को फोकस कर देते हैं। ये देखो, ये देखो, एक मिनट, थोड़ा सा स्लो नीचे लिया ना तो थोड़ा अजीब सा लगने लगा ना। एकदम फास्ट ले लेता हूं मैं, यही है ना। ये सब भंजन वोल्टता की जगह या क्या बोलते हैं? जेनर वोल्टता। ठीक है। तो रिवर्स बायस में अब आपको दिखी गया सीन। एक बार और करता हूं, थोड़ा सा लाइन थोड़ी सी ऐसे लग रही है। ठीक है, बिल्कुल सही है ना। तो सब ये आपने दिखा दिया, इससे समझ में आ जाता है कि आप पर्टिकुलर किसकी बात कर रहे हो? भंजन प्रभाग की। ठीक है। तो सब किस में वर्क करेगा, किसका बनाया जाएगा, कौन से बायस में होगा, क्या सिंबल होगा, वो अपन ने समझा दिया। छोटा सा प्रिंसिपल दिखा दो, अब तो आपको समझाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। छोटा सा सिद्धांत दिखा दो, है ना। सिद्धांत में उत्क्रम बायस में, भंजन प्रभाग में जब आरोपित वोल्टता भंजन वोल्टता या जेनर वोल्टता के बराबर होती है तो धारा के मान में अचानक वृद्धि होती है, धारा बढ़ती है, धारा तेजी से बढ़ती है। लेकिन वोल्टता यानी जेनर वोल्टता का मान नियत रहता है। क्लियर? तो ये इसका सिंपल सा सिद्धांत है कि भंजन वोल्टता पे जब ब्रेकडाउन होता है यानी संधि का भंजन होता है,
उस समय धारा तो तेजी से बढ़ती है, लेकिन उस समय वोल्टता VZ नियत हो जाती है। ये इसका सिंपल सा प्रिंसिपल है। बनावट की चर्चा कर चुके अपन, मैं बस थोड़ा सा समझा देता हूँ। जब जेनर डायोड बनाया जाता है तो उसमें डोपिंग की मात्रा अधिक रखते हैं। डोपिंग की मात्रा अधिक रखने से अवक्षेप परत के परे P और N इनके क्षेत्रफल बढ़ जाते हैं, बड़े क्षेत्रफल हो जाते हैं, तो अवक्षेप परत पतली हो जाती है। और जब अवक्षेप परत पतली होगी तो विद्युत क्षेत्र या रोधिका क्षेत्र का मान बहुत अधिक हो जाता है ना। वो अपन जानते हैं, अपन समझा भी चुके हैं पहले, क्योंकि E बराबर V/D, तो स्वाभाविक है जब डेप्थ कम है, परत की मोटाई कम है, तो विद्युत क्षेत्र अधिक होगा। अब जब विद्युत क्षेत्र अधिक हो जाता है, केवल पतली परत होने के कारण विद्युत क्षेत्र की प्रबलता बढ़ जाती है, कम वोल्टता पर ही। वोल्टता कम होगी तो विद्युत क्षेत्र की प्रबलता बढ़ जाएगी, तो स्वाभाविक है विद्युत बल बढ़ेगा, F बराबर QE, और ये विद्युत बल सहसंयोजक बंध को तोड़ के या तोड़ देता है। फलस्वरूप अचानक आवेश वाहकों की संख्या में चरघातांकी रूप से वृद्धि होती है, जिसे संधि का भंजन कहते हैं। और जिस वोल्टता पर ये होती है जेनर डायोड के अंदर, उस वोल्टता को हम जेनर वोल्टता या जेनर वोल्टता ही कहते हैं, और क्या है ना, क्लियर। सामान्य डायोड हो तो उसमें भंजन वोल्टता बोल देंगे, और जेनर डायोड हो तो उसे जेनर वोल्टता बोल। अब साहब ये परिचय हो गया, इस परिचय में सब आ गया टोटल। आपने ये बता दिया किसका बनाते हैं, ये बता दिया कौन से बायस में काम करता है, सिद्धांत भी बता दिया कि भाई रिवर्स बायस में जब आरोपित वोल्टता के मान में वृद्धि होती है तो एक वोल्टता के निश्चित मान पर संधि का भंजन हो जाता है। फलस्वरूप धारा अचानक बढ़ जाती, लेकिन वोल्टता नियत रहती है, जिसे भंजन वोल्टता या जेनर वोल्टता कहते हैं। क्लियर। अब जैसे मान लो आपसे उपयोग पूछे, अभी ऑप्शनल है, मैं उधर ले लेता हूं ना, इधर मैं उपयोग को भी खत्म ही कर दूंगा ना इधर ही। अब ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल है बोले तो जरूरी नहीं आपसे पूछे, है ना। उपयोग पूछे तो बताना पड़ेगा, है ना। तो जैसे वोल्टता स्थायीकरण या वोल्टता नियामक के रूप में, है ना, वोल्टता स्थायीकरण व वोल्टता नियामक के रूप में, है ना। मतलब यूं समझो, वोल्टेज स्टेबिलाइजर एंड वोल्टेज रेगुलेटर, है ना। तो सब इसका यूज स्टेबलाइजर में भी है और वोल्टेज रेगुलेटर में भी है ना साहब। तो इंग्लिश में भी लिख दिया मैंने, हिंदी में भी लिख दिया। अब उपयोग समझा दो। उपयोग में भी मैं आपको सिंपल सा समझा देता हूं। पूर्ण तरंग दिष्टकारी का आउटपुट जो अपन ने कल खत्म किए स्पंदित होता है। पूर्ण तरंग दिष्टकारी से जो निकल के आता है वो डीसी तो होती है, यानी उसकी दिशा तो अपरिवर्तित रहती है, लेकिन मान 0 से अधिकतम, अधिकतम से 0, 0 से अधिकतम, अधिकतम से 0, 0 से अधिकतम, अधिकतम से 0, मान में फ्लक्चुएशंस होते हैं। उसको मैंने लिखा था
स्पंदित दिष्ट वोल्टता, तो भाई है तो डीसी, पोलैरिटी तो फिक्स है ना, प्लस माइनस तो फिक्स है। तो देखो पूर्ण तरंग दिष्टकारी से जो आपको स्पंदित दिष्ट वोल्टता मिलती है वो आप यहां पे निवेश करोगे, है ना। तो निवेश अपने को करना है स्पंदित दिष्ट वोल्टता। आप चाहो तो स्पंदित की जगह परिवर्तित भी लिख सकते हो, परिवर्तित दिष्ट वोल्टता। ये तो आपने निवेश करना है, इनपुट लिख दो इसको मैंने वी आई, ये आपका निवेश रहेगा। निवेश हम जब भी करेंगे तो डायरेक्ट तो कभी निवेश करना ही नहीं चाहिए, आप रेजिस्टेंस के थ्रू करो। ये रेजिस्टेंस के क्या मायने हैं वो भी मैं समझा दूं, थोड़ा समय कलर अलग कर दूं, नहीं तो मिक्सिंग हो जाएगी। ये देखो ना, इसके कलर को अलग कर देता हूँ। स्पंदित दिष्ट वोल्टता क्योंकि ज्यादा अंदर घुस गया, कोई बात नहीं, उसको अपनी जगह बने रहने दो। ये यहाँ पर अपन ये साइड चेंज कर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं वी आई। वो मैंने समझा ही दिया, स्पंदित दिष्ट वोल्टता हम किससे कह रहे हैं, है ना। ये तो सब आपने निवेश कर दिया। अब जो आपने निवेश किया ये पूर्ण तरंग दिष्टकारी का निर्गम है, जो पूर्ण तरंग दिष्टकारी से आपको मिला। कैसा वाला था, फ्लक्चुएट, है ना, पर है तो डीसी ना, तो इसका पोलैरिटी तो फिक्स होगी भाई, धनाग्र और ऋणाग्र तो फिक्स होगा। जब डीसी है तो पोलैरिटी फिक्स होना जरूरी है। ये तो अब आपको निवेश करना है क्योंकि ये तो फ्लक्चुएट हो रहा है, कंटिन्यू फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं। अब इन फ्लक्चुएशंस को खत्म करना है, हमें तो नियत मान हमें तो कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए। अब आपको जिस पे चाहिए, जैसे मान लीजिए फ्रिज है ना, एसी है, जिस पे भी चाहिए उसे अपन यहां किससे शो करेंगे, लोड से। ये देखो, ये सब अब आप इसको फ्रिज बोल दो, एसी बोल दो, जो भी जहां पर आपको नियत मान की वोल्टता चाहिए वो एरिया। अब कितनी वोल्टता यहां चाहिए, जैसे मान लीजिए आपको 50 वोल्ट चाहिए, तो 50 वोल्ट भंजन वोल्टता या 50 वोल्ट जेनर वोल्टता का जेनर डायोड लोड प्रतिरोध के समांतर क्रम में इस प्रकार से लगाएं कि वो किस में रहे, वो रहे रिवर्स बायस में। ठीक है ना। तो सब इसके समांतर क्रम में ये लगा दिया मैंने, जेनर डायोड किस में रहना चाहिए, रिवर्स बायस में। तो पॉजिटिव से क्या जुड़ा होगा, एन, ये देखो एन, है ना, रिवर्स बायस हो गया। बस एक सिरा देखा करो, दोनों मत देखा करो, दोनों देखते कंफ्यूजन। अब बस फाइनल होने जा रहा है, इसलिए एक बार और सुन लो क्योंकि खत्म ही हो गया ये भाई, इतना से ही कमाल था इसमें, है ना। अभी आपको आउटपुट दिखा दूंगा मैं, है ना। देखो दोबारा से बता दो, यूज पूछे तो यूज का ही उदाहरण है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। जो आपका पूर्ण तरंग दिष्टकारी या सेतु दिष्टकारी से जो मिलता है आपको, वो होती तो डीसी है। डीसी है तो पोलैरिटी धन और ऋण तो होना ही चाहिए, जिसकी दिशा ना बदले उसे दिष्ट धारा कहते हैं, और उस वोल्टा को दिष्ट वोल्टा कहते हैं। तो उसकी पोलैरिटी तो फिक्स होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव तो फिक्स होंगे। मान में फ्लक्चुएशन है तो हमें तो नियत मान की वोल्टता चाहिए, है ना। कोई भी वोल्टता निवेश करोगे प्रतिरोध तो आपको लगाना पड़ेगा, क्यों लगाएंगे अभी बता दूंगा। अब ये आपका फ्रिज है, एसी है, जो भी, इसको मैंने आरएल से दिखा दिया।
जो भी वोल्टता आपको लोड पर चाहिए, मतलब फ्रिज पर चाहिए, मतलब एसी पे चाहिए, जो भी वोल्टता यहां चाहिए, उस भंजन वोल्टता, जैसे आपको 50 वोल्ट चाहिए आरएल पर, तो VZ इज इक्वल टू 50, उस जेनर वोल्टता या उस भंजन वोल्टता जो आपको क्या चाहिए लोड पर, का जेनर डायोड लोड प्रतिरोध के समांतर क्रम में, देख लो आप, लोड प्रतिरोध के समांतर क्रम में इस प्रकार से लगा दें कि वो रिवर्स बायस में, यानी पॉजिटिव कनेक्टेड टू एन और नेगेटिव कनेक्टेड टू पी, हालांकि दोनों आपको देखना मना ही कर रखा है। ये तो बन गया सर्किट। अब क्या होगा सब, जैसी आरोपित वोल्टता भंजन या जेनर वोल्टता VZ के बराबर होगी, जैसे वोल्टता VZ के बराबर होगी, वोल्टता के VZ के बराबर होते ही डायोड भंजन प्रभाग में आ जाएगा, उसका प्रचालन इसमें होने लग जाएगा। ये भंजन प्रभाग है ना, हाईलाइट करके दिखा दिया मैंने। और जैसे वो भंजन प्रभाग में कार्य करेगा धारा बढ़ेगी, लेकिन वोल्टता क्या हो जाएगी, वोल्टता नियत हो जाएगी। धारा तो बढ़ेगी, लेकिन भंजन प्रभाग में इस बात को जानते हैं कि वोल्टता VZ क्या हो जाएगी, नियत हो जाएगी। तो डायोड पर वोल्टता VZ नियत हो जाएगी। अब हम जानते हैं समांतर क्रम में विभवांतर सदैव समान होता है, तो जब यहां पर वोल्टता VZ है तो लोड उसके कौन से क्रम में, समांतर क्रम में, तो लोड पर भी प्रतिरोध वोल्टता कितनी होगी, VZ के बराबर। तो ये साहब आपको निर्गम वोल्टता मिल गई। तभी तो आपसे क्या कहा था कि जिस वोल्टता को आप एसी पे चाहते हो, फ्रिज पे चाहते हो, उसके जेनर वोल्टता वाला जेनर डायोड लोड के समांतर इस तरह से लगा दें कि वो सदैव रिवर्स बायस में। तो छोटा सा मैकेनिज्म है इसका, है ना, कि जैसे आरोपित वोल्टता का मान जेनर वोल्टता के बराबर होगा, डायोड भंजन प्रभाग क्षेत्र में प्रचालित होने लग जाएगा, और जैसे डायोड भंजन प्रभाग में आएगा, हमने दिखा ही रखा है कि वोल्टता नियत हो जाती है और धारा बढ़ने लगती है। वोल्टता नियत कितनी होती है, VZ। समांतर क्रम में विभवांतर सदैव समान होंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, VZ मिल जाएगा। अब लास्ट में RS क्यों लगाया आपने, तो सब जेनर डायोड के श्रेणी क्रम में जो मैंने प्रतिरोध दिखा रहा है RS, इसका चयन इस प्रकार करना कि निवेशी वोल्टता में परिवर्तन से RS पर वोल्टता परिवर्तित होनी चाहिए, क्योंकि VZ तो नियत है। जैसे मान लो ये 50 वोल्ट है, निवेशी वोल्टता होगी 60 वोल्ट, तो 10 वोल्ट कहां ड्रॉप हो जाने चाहिए, यहां होने चाहिए, ये जरूरी है ना। निवेशी वोल्टता होगी 70 वोल्ट, अब यहां तो 50 ही चाहिए, तो 20 वोल्ट कहां ड्रॉप होने चाहिए, RS पर। तो साहब RS का चयन इस प्रकार करें कि निवेशी वोल्टता में परिवर्तन से RS पर वोल्टता में परिवर्तन हो, क्योंकि जेनर वोल्टता VZ नियत है, वहां परिवर्तन पॉसिबल नहीं। तो बच्चों ये जेनर डायोड क्लोज होता है, हर तरह का इसमें आगे सबसे सीधा मानता हूं मैं, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है ना। अब आ जाए सब दूसरे डायोड की बात करें अपन, है ना, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। प्रकाश उत्सर्जक डायोड, है ना, यानी लाइट
इमिटिंग डायोड, है ना। ये सब बहुत ज्यादा पॉपुलर है ना। इसको आप LED के नाम से जानते हैं, है ना। इतना पॉपुलर है कि पहले इससे पढ़ाने से मुझे इसकी उपयोगिता आपको बतानी पड़ेगी, इसका इंपॉर्टेंस बताना पड़ेगा। देखो सर, LED फॉर एवर है या एवरीवेयर, फॉर एवर नहीं, एवरीवेयर, हर जगह काम आ रहा। हम बल्ब को ही देखें, आकार में छोटा, प्रकाश की तीव्रता उच्च, वजन में हल्का, कम शक्ति, कम वोल्टता पर लंबे समय तक चलने वाला। अब आपको क्या चाहिए? आकार में छोटा है, स्पेस नहीं घेर रहा, छोटे आकार के बावजूद उच्च प्रकाश की तीव्रता दे रहा है। ये भी एक क्वालिटी वाली बात है। आपका बिजली का खर्चा ही बचा रहा है, कम वोल्टता पर चलता है, कम शक्ति का क्षय है। जब कम वोल्टता पर कम शक्ति का क्षय होगा तो गर्म होने वाली चीज नहीं है, तो चलेगी भी ज्यादा, उम्र भी इसकी लंबी है। तो आप सोचो कि इसके इतने मतलब इतनी क्वालिटी के कारण जगह जगह फैल गया। टीवी भी LED, कारों की हेडलाइट भी LED, घड़ी में जो आप सप्तखंड इकाई देखते हो, घड़ी के जो अंक बनते हैं वो भी LED से बनते हैं। आपके रिमोट में भी LED, जो टीवी का रिमोट है। तो कहने का मतलब प्रकाश तंतु संचार में भी LED, CD DVD पर भी जो प्रकाश डालो आप LED डाल सकते हो। तो हर जगह LED, आपको हर जगह LED मिलेगा, है ना। अब तो यातायात संकेत में भी LED आ गया, और अब तो रोड लाइटों में भी LED आ गया। अब रोड लाइटें वो पुरानी वाली कहाँ रही, वो सोडियम बल्ब की होती थी पहले। अब देखो आप रोड लाइट में LED आ गया, और क्या सफेद चक प्रकाश दिखता है, चमकीला आराम से, और वास्तव में इंटेंसिटी है। और एक सबके इन सब के बाद अलावा एक बात और है, सस्ता भी है। ये नहीं है कि साहब महंगा है। तो इतनी क्वालिटेटिव चीज है। आपके विज्ञापन में आपने देखे होंगे LED के जो शब्द बना के विज्ञापन आते हैं। आजकल दुकानदार भी अपने साइन बोर्ड LED के लगाते हैं। तो मेरा ख्याल है आप LED से बिल्कुल रूबरू हो, आप LED से पूरी तरह से वाकिफ हो। आपके दैनिक जीवन में कई जगह देखी हुई चीज है LED, है ना। तो ये सब कैसी महत्वपूर्ण चीज है, वो अब आप इसका महत्व समझ गए होंगे, है ना। अब देखो क्या है, पूरी जो इसकी बात है वो कहीं छोटी सी बात से निकाली जाती है। अब देखो इसके नाम से ही मैं समझा दूं, ये प्रकाश का उत्सर्जन करता है, लिख रखा प्रकाश उत्सर्जक डायोड, है ना। अब प्रकाश का उत्सर्जन करता है तो इसका मतलब इसमें विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित होगी, है ना। देखो अब एक ही चीज से बात को पकड़ के चलेंगे अपन। तो पहले तो इसका सिंबल वगैरह बना दूं, है ना। संकेत, संकेत में प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो उसी सीन में बना दो प्रकाश का उत्सर्जन। ये यूं कर दो और ये प्रकाश का उत्सर्जन दिखा दो। मैं अलग कलर से दिखाता हूँ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने के लिए। अब वो इंटरेस्टिंग हो ही नहीं पा रहा, कलर वो दे ही नहीं रहा मुझे, कोई बात नहीं। यस, तो ये प्रकाश का उत्सर्जन करता है, दिखा दिया अपन। और बात, ये तो सिंबल है, सिंबल में कोई टाइट है ही नहीं, प्रकाश के उत्सर्जन करता हुआ दिखाया ही आपने। अब बेसिक पकड़ो इसका। बेसिक क्या है? ये विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण करता है। प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण कर, अब कैसे करता होगा आप ही सोचो। देखो साहब,
ऐसे समझो आप, मैं आपको छोटे से में इसको समझाने की कोशिश करता हूं। यह आपने पढ़ा था, है ना? कहीं ना कहीं से, जैसे अपन इतने याद क्यों रखे हैं, कहीं ना कहीं से बात को पकड़ लो। तो मैंने इससे पकड़ी हुई है, मैंने इसके ऊर्जा रूपांतरण वाले इस चीज से बात पकड़ रखी है। मैं भी आपको बस वही समझाना चाहता हूं। ये देखो, हमने ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड, है ना, और हमने ये दिखा रखा है वर्जित ऊर्जा अंतराल। वर्जित ऊर्जा अंतराल किसके बराबर होगा साहब? EC माइनस EV, है ना? अब आप जिस बात को जानते हो कि जब हम ऊर्जा देते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल जितनी ऊर्जा देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड से किस में चला जाता है? कंडक्शन बैंड में। ठीक है, एक मिनट। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाता है ना? बस अब मेरी बात यहीं हो जाएगी, आप समझ जाओगे, इससे पकड़ लोगे अब आप भी बात को। फिर मैं पूरी कहानी सुन, यहां होला जाएगा। तो वर्जित ऊर्जा अंतराल जितनी ऊर्जा देने से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहां जा सकता है? कंडक्शन बैंड में, संयोजी बैंड से चालन बैंड में। तो भैया अगर इसका उल्टा हो तो, यानी अगर मान लो चालन बैंड से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में आके कूदे, तो इसका मतलब वर्जित ऊर्जा अंतराल जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी। बस यही फंडा है। इसका मतलब यह हुआ कि जिस डायोड की हम बात कर रहे हैं, ये अग्रवायस में होना चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन और होल का पुनर्संयोजन होगा, वरना हो ही नहीं सकता। रिवर्स बायस में तो कैसे संयोजन हो जाएगा? रिवर्स बायस में तो बहुसंख्यक आवेशवाहक एक दूसरे के ओर प्रवाहित होते ही नहीं जो संयोजन करेंगे। फॉरवर्ड बायस में ही बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन व होल विपरीत दिशा में प्रवाहित होते हैं, और जब विपरीत दिशा में प्रवाहित होते हैं तो पुनर्संयोजन भी होगा, है ना? तो कहने का मतलब कौन से बायस में वर्क करेगा साहब? ये वर्क करेगा अग्र बायस में, है ना? अग्र बायस हो गया, बायस की जगह ना अग्र बायस में काम। अरे यार, कहां की मात्रा और कहां मिटर जाती, अग्र बायस में। अब आप इसकी परिभाषा देखो, दो तरह से बना सकते हो। आप ये कह सकते हो वह डायोड जो अग्र बायस में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित कर दे, प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहलाता है। और आप ये भी कह सकते हो वह डायोड जिसमें इलेक्ट्रॉन व होल के पुनर्संयोजन से प्रकाश का उत्सर्जन होता है, या प्रकाश का उत्सर्जन होता है, उससे प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहते हैं। तो परिभाषा अब आपने बनाई है, वो नाम को पकड़ लो आप, जैसे मैंने आपको सिखाया, और वो धीरे धीरे सीखता है बच्चा। तो सब दो तरह से परिभाषा दे सकते हैं। वह डायोड जिसमें इलेक्ट्रॉन तथा होल के पुनर्संयोजन से प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित होती है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहलाता है। या वह डायोड जो अग्र बायस में विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण कर दे, उससे प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहते हैं, है ना? अब सब इसके कार्य प्रणाली, है ना, वर्किंग कार्य प्रणाली, है ना साहब?
और साथ में थोड़ा सा इम्प्रेस, जांचने वाले को इम्प्रेस भी तो करना है ना आपको, इम्प्रेस करने के लिए थोड़ा सा एक फॉरवर्ड बायस का सर्किट दिखा दो। देखो प्रकाश उत्सर्जित करते हुए दिखाना है थोड़ा सा ना, तो ये प्रकाश उत्सर्जित करते हुए दिखाना है। डायोड में पी और एन होते हैं, आकार वाकार तो कैसा भी लो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये डायोड में पी और एन दो भाग होते हैं, तो डायोड ही है, ये पी और ये एन। क्लियर? धात्विक संपर्क दिखा दो, बिना धातु लेपन के तो आप तार जोड़ ही नहीं सकते, तो ये धात्विक लेपन है ना हमेशा डायोड में। ऐसे अब इतना हार्ड एंड फास्ट तो नहीं है, लेकिन ये ध्यान तो रखना चाहिए ना। ये धात्विक संपर्क है, लिख देता हूं, लिखने की तो ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है। धात्विक संपर्क है ना साहब। फॉरवर्ड बायस में जोड़ना है तो पी पॉजिटिव से जोड़ोगे, पी पॉजिटिव से जोड़ेंगे और एन नेगेटिव से जोड़ेंगे, एन को नेगेटिव से जोड़ देंगे। प्रतिरोध लगाओ, डायरेक्ट तो बैटरी जोड़ना ही नहीं चाहिए किसी से भी, ये तो एक सामान्य सा नियम है। ये रेजिस्टेंस दिखा दो है ना, एकदम हाई वोल्टेज वगैरह अप्लाई हो जाए तो ये रेजिस्टेंस दिखा दो सिंपली है ना। एन को नेगेटिव से जोड़ दिया और पी को पॉजिटिव से, तो इसका मतलब कौन से बायस में है? तो बायस दिखाने का तरीका, प्रकाश उत्सर्जित करेगा तो थोड़ा सा भी देखो, ड्राइंग मैटर करती है ना, ये चीज मैटर करती है, इसलिए दिखाना तो चाहिए। थोड़ा सा क्या है, कई बार क्या होता है आपसे थ्योरी नहीं लिख पाते आप ढंग से, तो आपकी थ्योरी को पढ़ के तो नंबर देने वाला वापस ले लेगा, अगर वो दे रहा होगा ना, ऐसे देख के तो दे देगा वो। पर अगर आपने थ्योरी लिख दी तो आपकी थ्योरी इतनी गंदी होती कि उसको पढ़ के कोई नंबर काट भी सकता है आपके। तो आप थ्योरी पढ़ने का मौका ही मत दो। ये बिल्कुल फंडा है, बोर्ड के पेपर का फंडा है कि हम थ्योरी पढ़ने से बचवावें अपने आप को, इसके लिए ऐसे 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 ये बना दें, ये सुंदर सा ये बना दें। वो थ्योरी पढ़ेगा ही नहीं, इम्प्रेस हो जाएगा है ना। तो कई बार होता है ना, जैसे किसी भी फेज में कह दो आप कि हम सुंदरता बाहर की देखते हैं, चाहे वो कोई भवन हो, चाहे वो कोई भी हो, आप भी समझते हैं उस बाह्य सुंदरता से आकर्षण होता है, अंदर जाएंगे जबकि बात जब से, लेकिन आप तो मेंटली तो तभी कूल हो जाते हो ना जब बाहरी सुंदरता देखते हो। तो यहाँ भी यही बात लागू है ना। तो साहब अब मैं कार्य प्रणाली में समझा देता हूँ। अग्र बायस में या जब डायोड अग्र बायस में होता है तो कट इन वोल्टेज पर अवश्य परत बिखर जाती है, टूट जाती है, बोल दो जो भी, एक दीवार तुम मत मान के तो चल ही रहे हो आप, तो अवश्य परत बिखर जाती है। मतलब नई अवरोध बहुसंख्यकों के बीच हट जाता है, तो बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन व होल विपरीत दिशा में प्रवाहित होते हैं, होंगे ही सही, क्योंकि वो तो अपन ने जब फॉरवर्ड बायस लगा के दिखाया था तभी समझा देते कि विपरीत दिशा में प्रवाहित होने के लिए उत्सुक है। वो तो आपकी आरोपित वोल्टता अलाउ करती है उनको। अब जब बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होल विपरीत दिशा में जाते हैं तो इनके पुनर्संयोजन की संभावना 100% है। बस ये है कि पुनर्संयोजन को आप नियंत्रित भी कर सकते हो, और यहां पे तो आप पुनर्संयोजन बढ़ाओगे। यहां पर मैं आपको एक जगह बताऊंगा, हम पुनर्संयोजन को नियंत्रित भी कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं वो आगे बताऊंगा। तो साहब जब ये होल व इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में प्रवाहित होते हैं तो इलेक्ट्रॉन होल का पुनर्संयोजन होता है। अब इस पुनर्संयोजन के मायने क्या हैं? पुनर्संयोजन के मायने है कि चालन बैंड का इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में कूदता है उल्टा। अभी तक तो हम कहते थे कि वर्जित ऊर्जा अंतराल देने से
संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जाता है। लेकिन यहाँ पुनर्संयोजन बता रहे हैं, पुनर्संयोजन को फोकस कर रहे हैं। तो पुनर्संयोजन की इस प्रक्रिया में चालन बैंड का इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में कूदता है। तो चालन बैंड का इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में कूदता है तो वर्जित ऊर्जा अंतराल जितनी ऊर्जा यानी Eg जितनी ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। है ना? सिलिकॉन और जर्मेनियम का अगर आप डायोड लोगे तो उसमें ये उत्सर्जित ऊर्जा अदृश्य क्षेत्र में आएगी, या उसको अवरक्त क्षेत्र भी कह सकते हो। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम का ये डायोड बनाओगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन व होल के पुनर्संयोजन से उत्सर्जित ऊर्जा अवरक्त क्षेत्र में जाती है, या यूं कह दो अदृश्य क्षेत्र में आती है, वो दिखती नहीं है ना। लेकिन गैलियम फास्फाइड है, गैलियम आर्सेनाइड है, या गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड है, इनसे बनाए गए अगर डायोड हैं तो पुनर्संयोजन से उत्सर्जित ऊर्जा दृश्य क्षेत्र में आती है, दृश्य क्षेत्र में। इसलिए एलईडी किसके बनाए जाएंगे? गैलियम फास्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड के। दोबारा सुन लें, सिलिकॉन और जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉन व होल के पुनर्संयोजन से उत्सर्जित ऊर्जा अदृश्य क्षेत्र या अवरक्त क्षेत्र में जाती है। वो आप कैलकुलेट करके देख सकते हो आराम से। आपका फॉर्मूला होता है E बराबर एच न्यू यानी hc/λ। तो लैम्डा से आप निकाल लो, ऊर्जा तो अपने को पता है, इसी वर्जित ऊर्जा अंतराल है ना, वर्जित ऊर्जा अंतराल hc कांस्टेंट है तो लैम्डा से पता पड़ जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम का बना है तो अदृश्य क्षेत्र में जाएगा, दिखेगा ही नहीं प्रकाश, अवरक्त क्षेत्र में आता है वो, है ना। लेकिन गैलियम फास्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड का बना है तो ये ऊर्जा दृश्य क्षेत्र में आती है ना। इसलिए एलईडी इनके बनाए जाते हैं। क्लियर? इसमें उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता है ना, उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता, उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता, ये पुनर्संयोजित आवेश वाहकों की संख्या पर डिपेंड करती है। आवेश वाहक के अनुक्रमानुपाती होती है, मतलब जितनी पुनर्संयोजित आवेश वाहकों की संख्या ज्यादा होगी उतनी उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता उच्च होगी। बाजार में रंगों के आधार पर लाल, पीले, नीले, नारंगी आदि प्रकाश देने वाले एलईडी उपलब्ध हैं। ये बिकते उस आधार पर है ना। वर्तमान में ये बिक ही रहे। क्लियर? तो सब ये हो गया आपका एलईडी कंप्लीट। अब आपसे पूछे उपयोग, तो उपयोग में आप सिंपल 2-3 ऐसे बता दें। ए जैसे कैलकुलेटर है, डिजिटल घड़ी है, इनमें आपने देखा होगा 7 खंडों की इकाई, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 या शब्द बनते हैं ना, इसको कहते हैं सप्त खंड इकाई, है ना। तो डिजिटल घड़ी, कैलकुलेटर आदि में सप्तखंड इकाई के निर्माण में 7 खंड इससे बनते हैं, है ना। बी प्रकाश
तंतु संचार में, है ना। ऑप्टिकल फाइबर में जो प्रकाश संकेत के रूप में भेजते हैं, सिंबॉलिक रूप में, वो यही होता है। और मैंने आपको जो शुरुआत की थी वो इसकी तारीफ किससे की थी? एलईडी बल्ब, है ना। तो सब एलईडी बल्ब हैं, आकार में छोटे हैं, वजन में हल्के हैं, कम वोल्टता, कम शक्ति पर उच्च तीव्रता का प्रकाश लंबे समय तक प्रदान करने, ये भी इसकी खासियत है ना। तो मोटे तौर पर ये तीन इसकी खूबियों में आ जाता है, ठीक है ना। तो सब प्रकाश उत्सर्जक डायोड हो गया, जेनर डायोड हो गया, ये कंप्लीट है ना। जो भी इसमें था कंटेंट वो मैंने आपको बता दिया। अब एक और डायोड ले लेते हैं, है ना। सी, प्रकाशीय डायोड, यानी इसको बोल दो आप फोटो डायोड, है ना। क्लियर। अब देखा जाए तो ये उसका उल्टा है, एलईडी का बिल्कुल अपोजिट, है ना। जैसे एलईडी विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ये उसका उल्टा करता है, प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है, बिल्कुल उल्टा एकदम। तो सब ये प्रकाश लेगा और धारा देगा। तो सबसे पहले तो इसका सिंबल बनाना पड़ेगा अपने को कि ये प्रकाश लेगा, वो तो प्रकाश देता था ना, ये लेगा, है ना। तो लेगा तो इसमें ऐसे सिंबल लगेगा, ये प्रकाश लेते हुए 3 तीर, उसमें देते हुए 3 तीर। मुख्य कार्य मैंने आपको समझा ही दिया कि ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, ये उल्टा काम करता है, विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, बिल्कुल उसका उल्टा है। पहले दोनों पढ़ा दूं, फिर अगले लेक्चर में दोनों के बारे में कुछ और भी सुनाऊंगा। आज तो पहले पढ़ा देता हूं, नहीं तो सुनाने लग जाऊंगा तो फिर टॉपिक रह जाएगा, है ना। अब प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कैसे चेंज हो, तो देखो मैं आपको समझाऊं कैसे चेंज होगा। आप क्या करें, किसी भी डायोड को किस में रख दें? उत्क्रम बायस में, है ना। ये ध्यान रखना, भंजन प्रभाग में प्रचालन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर भंजन प्रभाग में प्रचालन हो गया तो धारा तो भंजन की वजह से ही बढ़ जाएगी। तो ये बिल्कुल ध्यान रखें कि भंजन प्रभाग में प्रचालन नहीं होना चाहिए। अगर आपने इसको भंजन प्रभाग में रख दिया तो फिर तो बात ही मत करो, फिर फालतू ही हो गया काम। वो तो फिर प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण बिल्कुल भी नहीं है। तो सब आपको क्या करना चाहिए कि किसी डायोड को आप रिवर्स बायस में करें। जब आप डायोड को रिवर्स बायस में रखेंगे तो अवश्य परत की मोटाई बढ़ेगी, जैसा कि अपन बताते आ रहे हैं। अब वहां पर होल और इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे, उनके बीच में सहसंयोजक बंध बन जाएंगे। अवशय परत में ऐसे इलेक्ट्रॉन होल की संख्या बहुत सारी हो जाएगी। इनको मुक्त करवाओ आप, इलेक्ट्रॉन होल मुक्त होती धारा देंगे। अब इनको मुक्त करवाने के लिए आप
ऐसी व्यवस्था करो कि अवश्य परत पर ही लाइट जाए सीधी। प्रकाश कहां जाए? अवश्य परत पर ही, क्योंकि प्रकाश ही तो दे रहा है ऊर्जा। तो सब आपको अवश्य परत पर ही लाइट भेजनी है, तो डायोड का P या N दोनों में से कोई एक भाग पतला भी बनाना पड़ेगा और पारदर्शी भी, तभी लाइट सीधी कहां अप्रोच करेगी? डिफ्लेक्शन लेयर पे, और वहां ये जमे पड़ी हैं। जैसे लाइट गिरेगी, आप जानते हो कि जो प्रकाश आप आपतित करेंगे उसकी ऊर्जा वर्जित ऊर्जा अंतराल से अधिक होनी चाहिए। जैसे फोटोन गिरेंगे, इलेक्ट्रॉन होल के बीच सहसंयोजक बंध या इलेक्ट्रॉन होल इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और सहसंयोजक बंध टूट जाएंगे, और धड़ल्ले से आपको इलेक्ट्रॉन होल अवेलेबल हो जाएंगे, है ना? इलेक्ट्रॉन सीधे कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, खटाखट धारा मिलेगी, चालकता ही बढ़ जाएगी। डायोड की चालकता में वृद्धि को, या डायोड में चालकता उत्पन्न हो जाती है, इसे प्रकाशीय चालकता कहते हैं। और प्रकाशीय चालकता पर के सिद्धांत पर आधारित डायोड को प्रकाशीय डायोड या फोटो डायोड कहते हैं। तो देखो सिंबल आ गया, ये क्या करेगा वो बता दिया अपन ने, किस में करेगा वो बता दिया, है ना? अब मैं आपको इसके लिखने का तरीका समझाता हूं। सबसे पहले आपको चिन्ह बना देना, फिर आप लिखेंगे प्रकाशीय डायोड फोटो सेल की तरह होता है, लेकिन यह प्रकाशीय डायोड फोटो सेल की भांति कार्य करता है, किंतु यह प्रकाश के प्रति फोटो सेल से ज्यादा संवेदनशील होता है। प्रकाश के प्रति संवेदनशील पदार्थ से, प्रकाश के प्रति संवेदनशील पदार्थ से निर्मित वह डायोड जो उत्क्रम बायस में प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर दे, उससे हम प्रकाशीय डायोड करते हैं। दोबारा समझाता हूं, है ना? प्रकाश के प्रति संवेदनशील पदार्थ से निर्मित वह डायोड जो उत्क्रम बायस में प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कर दे, उसे प्रकाशीय डायोड कहते हैं। अब देखो साहब, मैं आपको वर्किंग समझाता हूं जो इंप्रेसिव होनी चाहिए। रिवर्स बायस है तो ये रिवर्स बायस में अभी जेनर डायोड वाला ही ग्राफ आ जाएगा, V रिवर्स I रिवर्स, है ना? ये तो माइक्रो एम्पियर ही है। इधर इसका एक छोटा सा सर्किट दिखा देता हूं जिससे रिवर्स बायस भी दिख जाएगा। ये सब ये रिवर्स बायस भी इसकी दिखा देता हूं। ये तो सिंबल, रेजिस्टेंस तो देखो जोड़ना ही जोड़ना है अपने को, उसमें तो कोई डायरेक्ट आप P को लो, ये माइनस से जोड़ दो, ये लो सब, और N को हाई, ये चाहो तो माइक्रोमीटर लगा दो, हटाओ। ये दिखाने का कोई पर्पज नहीं होता रिवर्स बायस। अब देखो सब, जब डायोड उत्क्रम बायसित होता है, अच्छा, इसे बनाने के लिए P या N दोनों में से एक भाग पतला या पारदर्शी होना चाहिए ताकि प्रकाश सीधा संधि या अवशय परत तक पहुंचाया जा सके। तो आप P या N दोनों में से एक भाग पतला भी बनाएंगे और पारदर्शी बनाएंगे ताकि प्रकाश को आपको कहां पहुंचाना है? सीधा आपको संधि पे पहुंचाना है। कल के लेक्चर में और सुनाऊंगा, लेकिन आज पहले इसको बना बना के दिखा देता हूं, है ना? तो सब जब डायोड उत्क्रम बायस में होता है तो अवशय परत की मोटाई बढ़ जाती है। क्लियर? क्योंकि हमने जिसको बनाया उसमें एक भाग P या N पतला या पारदर्शी रखा है, तो हम अवशय परत पर प्रारंभ में
कोई प्रकाश नहीं डालते हैं। जब हम कोई प्रकाश नहीं डालते हैं, अब बहुत ध्यान से सुनना होगा आपको, है ना। अभी आपने अवक्षय परत पर कोई प्रकाश आपतित नहीं किया है, तो उत्क्रम बायस में भंजन प्रभाग में जाना ही नहीं आपको, ये बिल्कुल ध्यान रखना, है ना। ये भंजन प्रभाग तक तो पहुंचना ही नहीं है ना, वहां जाना ही नहीं। भंजन प्रभाग से पहले पहले आपको, ये भंजन प्रभाग है आपका, ये भंजन वोल्टा, आप यहीं स्टॉप हो जाएं, वहां तक ना जाएं, स्टॉप। वहां तक जाएंगे तो फिर तो एकदम धारा का मान अचानक बढ़ जाएगा, जो जेनर वोल्टा में अभी जेनर डायोड में देखा, वहां तक जाना नहीं है, स्टॉप हो जाना है आपको। तो अभी तो हमने कोई प्रकाश आपतित नहीं किया। जब हमने कोई प्रकाश आपतित नहीं किया तो आपतित प्रकाश की तीव्रता 0 दिखा देता हूं अभी मैं, है ना। फाई किसको दिखा रहा है? आपतित प्रकाश की तीव्रता। अब ध्यान से समझना सब, है ना, छोटा सा, ज्यादा काम नहीं है। तो सब रिवर्स बायस में हमने रख दिया। अभी किसी प्रकार का कोई प्रकाश आपतित नहीं किया। इस अवस्था में उत्क्रम बायस में अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण अति अल्प धारा प्रवाहित होती है। इसे प्रकाश डाले बिना, यानी इस धारा को हम कहेंगे अदीप्त धारा। तो इस समय जो है ये कहलाएगी धारा अदीप्त धारा। मैं इसको कहीं लिख देता हूं। फर्स्ट वाले ग्राफ में जो धारा है वो है, ये आप भी वहां ऐसे ही दिखा दोगे। सबसे बड़ा डर आपका रहता है, मेरे को, इसलिए मैं लिख नहीं पाता, क्योंकि लिखूंगा तो भी चक्कर पड़ जाएगा, फिर आप भी वहां लिखे होगे ऐसे। तो सब प्रकाश की, आपतित प्रकाश की अनुपस्थिति में, है ना, चलो ऐसे लिख देता हूं, आपतित प्रकाश की अनुपस्थिति में फाई बराबर 0 से दिखा रहा हूं। जो धारा है, धारा, है ना, इसे क्या कहेंगे आप? अदीप्त धारा। ये बोलना साहब, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं डार्क करंट, है ना। ये मैंने लिख दिया, भंजन प्रभाग में प्रचालन नहीं होना चाहिए। 50 बार कह भी दिया मैंने आपसे, है ना। भंजन प्रभाग में प्रचालन हो गया तो फिर धारा प्रकाश से नहीं बढ़ी, वो तो भंजन से बढ़ी है, संधि का भंजन हो गया, वहां तक पहुंचना ही नहीं आपको, है ना। तो सब आपने अभी तो देखा कि धारा नगण्य। अब आप अवक्षय परत पर उचित आवृत्ति का प्रकाश डालें, hν ग्रेटर देन इक्वल टू Ag। जैसे ही प्रकाश डालेंगे, अवक्षय परत पर जो सहसंयोजक बंध है इलेक्ट्रॉन होल के मध्य, ये फोटोन को एब्जॉर्ब करेंगे। फोटोन की ऊर्जा का अवशोषण कर इलेक्ट्रॉन होल फ्री हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन और होल मुक्त हो जाएंगे, धारा बढ़ेगी। तो देखो सब, अब ये धारा, ये देखो, अरे यार वहां भी डॉट डॉट में ले जाने की जरूरत थोड़ी थी, देखो, है ना। ये धारा बढ़ी, इधर जाना ही नहीं, है ना। अब तीव्रता देखो 5.1, अब प्रकाश डाल चुके आप। अब जो धारा है, प्रकाश आपतन पर धारा, इसे बोलेंगे आप प्रकाश धारा, है ना। अब प्रकाश धारा है,
जैसे जैसे आपतित प्रकाश की तीव्रता आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे प्रकाश धारा का मान बढ़ता जाएगा। आपको इससे आगे जाना ही नहीं। यहां पे phi3 उच्च है, फिर phi2 उससे कम है, फिर सबसे कम phi1 है, और यहां तो कोई प्रकाश है ही नहीं, है ना। तो सब जैसे जैसे आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हो वैसे वैसे प्रकाश धारा का मान भी बढ़ता जाता है। अब उसको प्रकाश धारा ही कहना पड़ेगा, क्योंकि अगर बिना प्रकाश के होती तो फिर प्रकाश की अनुपस्थिति में आ जाती, पर प्रकाश की अनुपस्थिति में धारा बढ़ नहीं रही थी। धारा कब बढ़ी? जब आपतित प्रकाश की मात्रा बढ़ाई। तो साहब यहां पर कुल धारा I बराबर I अदीप्त, वो तो है ही ना भाई, प्लस I प्रकाश धारा, लाइट, है ना। तो ये यहां पर कुल धारा होगी। यहां पर जो प्रकाश या यूं कह दें विद्युत ऊर्जा है, जो टोटल धारा है, ये इलेक्ट्रॉन व होल की संख्या पर यानी प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर है। जितना ज्यादा इंटेंसिटी का प्रकाश डालोगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल की संख्या मुक्त होगी, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल होंगे धारा का मान उतना ही अधिक होगा। तो ये से साहब ये प्रकाश ऊर्जा को किसमें चेंज करता है? विद्युत ऊर्जा में। इसके उपयोग में बस 2-3 लिखवा देता हूं, फिर कल वाले लेक्चर में आते ही इन दोनों पे डिस्कस भी करेंगे थोड़ा सा, है ना। इन दोनों को साथ में भी समझेंगे। ये टॉपिक ये तो क्लोज कर दिया मैंने, है टॉपिक में तो इसमें कुछ रहा नहीं। तो साहब यहाँ ये बता ही दिया मैंने, धारा का मान आपतित प्रकाश की तीव्रता पर, आपतित प्रकाश की तीव्रता जितनी ज्यादा होगी धारा का मान उतना ही अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन होल की संख्या उतनी अधिक होगी। प्रकाश धारा का अदीप्त धारा तो नियत है, भंजन प्रभाग में इसका प्रचालन नहीं करना, अंत में फिर कह रहा हूं, है ना। अब इसका उपयोग क्या कहाँ है सब? तो देखो सब, CD DVD के पठन में, पठाना, है ना, CD DVD को पढ़ने में इसका इस्तेमाल है। अब तो CD DVD रही नहीं तो, है ना। प्रकाश तंतु संचार के संकेत पठन में, जो संकेत भेजे उसमें उनको यही पड़ेगा, है ना। ध्वनि के पुनरुत्पादन में, ध्वनि के पुनरुत्पादन में, यानी एक तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक आंख है। अभी ज्यादा मैं बोलना चाहता नहीं हूं, क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये बताऊंगा। तो साहब ये यूज तो मैं आपको जब समझाऊंगा तो वैसे आप थोड़ा सा वहां पे 10-15 मिनट अभी मेरे को इस पर डायलॉग बाजी करनी दोनों पे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं डायलॉग बाजी करूंगा तो उसमें ये समझ में आ जाएगा आपके। तो ये सब आपका फोटो डायोड, LED और जेनर डायोड 3 खत्म हो गए। इसके बाद फिर मेरे को अभी सोर्स सेल, है ना, सोलर सेल, वो पढ़ाना है ना। ये तो हो गया, यूज भी हो गया, लिखना तो यही है। अब बाकी जैसे कुछ बातें वो तो अलग से हैं, वो तो सुनाने के आपको थोड़ा सा रूबरू करवाने के लिए चाहिए, है ना। बस आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।